ओके सो पीपल वी हैड फिनिश्ड येस्टरडे हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फिनिश किया था, ठीक है, लाइफ प्रोसेसेस पार्ट 2 में. सो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है. तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने देखा बडिंग होती है, फ्रैगमेंटेशन होता है, ठीक है, इन सारे प्रोसेसेस से बेसिकली डिविजन्स होते हैं. अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट है. ओके, ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डीएनए ऑफ 2 पेरेंट्स कंबाइंस टुगेदर. सो 2 डीएनए जो है तो कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है. 2 डीएनएज आर बेसिकली कंबाइनिंग टुगेदर. 2 मेन प्रोसेसेस अकर इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. गैमेट फॉर्मेशन, मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर फॉर्म्ड बाय मायोटिक डिवीजन. तो मायोटिक डिवीजन होती है, ठीक है, मायोसिस होती है. हमने देखा 2 टाइप के डिविजन होते हैं, माइटोसिस एंड मायोसिस. सो यहाँ पे मायोसिस हो रही है, देयरफॉर गैमेट्स आर हैप्लॉइड. जहाँ पे भी मायोटिक डिवीजन होगी वहाँ पे हैप्लॉइड होगा, मतलब आधा हो जाएगा. और जहाँ पे भी माइटोसिस होगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे 2n हो जाएगा, n का 2n होगा, ठीक है. ओके, फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टू फॉर्म अ जाइगोट इज बेसिकली नोन एज फर्टिलाइजेशन, ठीक है. तो यहाँ पे देखो मेल गैमेट्स n, फीमेल गैमेट्स n, ठीक है. ये जाइगोट बन रहा है 2n का, माइटोसिस हो रहा है, एम्ब्रायो बन रहा है 2n का, न्यू इंडिविजुअल बेसिकली 2n, ठीक है. तो पहले मेल गैमेट बनेगा n हैप्लॉइड, ये जाइगोट बनेगा n2n से, फिर माइटोसिस होगा, एम्ब्रायो बनेगा 2n एंड न्यू इंडिविजुअल विच इज 2n, ठीक है. तो इसको हम बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ये जो आप पढ़ रहे हैं ये एक्चुअली 11th में जाकर बहुत विस्तारित रूप से आप इन चीज़ों को पढ़ेंगे, एक एक चैप्टर है बेसिकली, ठीक है. सो व्हाट डू वी मीन बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन एंजियोस्पर्म्स. एंजियोस्पर्म्स मतलब कौन होते हैं, एक होता है जिम्नोस्पर्म्स और एक होता है एंजियोस्पर्म्स, ठीक है. एंजियोस्पर्म्स मतलब जिनके सीड्स फ्रूट्स के अंदर होते हैं, और जिम्नोस्पर्म्स मतलब जिनके सीड्स फ्रूट में इनक्लोज नहीं होते हैं, ठीक है. सो प्लांट्स विच हैव देयर सीड्स इनक्लोज्ड इनसाइड अ फ्रूट आर नोन एज एंजियोस्पर्म्स. प्लांट्स विच हैव सीड्स नॉट इनक्लोज्ड इनसाइड अ फ्रूट आर नोन एज एंजियोस्पर्म्स, सॉरी जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है. तो देखो सीड्स कहां बनेंगी, जहां पे फ्रूट बनेगा. सीड्स फ्रूट के अंदर है, फ्रूट के अंदर अगर सीड्स है तो मतलब फ्रूट बना है. और फ्रूट कब बनेगा, फ्लावर से ही बनता है. देखो फ्रूट किसी भी पेड़ में देखोगे आप, पहले फ्लावर आएगा, उसी जगह पे उसका फ्रूट बन जाएगा, ठीक है. तो फ्रूट अगर हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन एंजियोस्पर्म्स. तो फ्लावर क्या होता है भाई साहब, एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है एंजियोस्पर्म्स में, ठीक है. ओके, व्हाट एल्स डू वी हैव. तो स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर देखो, इट इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ठीक है. इट इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर. ये आपका एक फ्लावर हो गया, इसमें स्टिग्मा होगा, स्टाइल, ठीक है, एंड ओवरी. ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर, ठीक है. ये जो पूरा पार्ट आपको दिख रहा है, दिस इज बेसिकली द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर. स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. ओव्यूल्स आर बेसिकली प्लेस्ड इन दिस ओवरी. वी हैव पेटल्स, ठीक है, विच अट्रैक्ट्स पॉलिनेटर्स. अभी देखो पॉलिनेटर्स क्या होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं. फ्लावर अट्रैक्टिव क्यों होता है, ताकि वो इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके. अभी फ्लावर का जो अट्रैक्टिवनेस आता है उसके कलर के वजह से आता है, उसके स्मेल के वजह से होता है, ठीक है. तो ये उसकी पोजीशन की वजह से होता है, ठीक है. तो फ्लावर जो है तो अट्रैक्ट करता है किसको, इंसेक्ट्स को. Why does it need to attract insects? Because insects are the major pollinators, ठीक है. तो ये pollen grains को एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में कैरी करते हैं. अभी ये जो फ्लावर है, फ्लावर्स वो एक ही प्लांट में हो सकते हैं या अलग अलग ट्रीज में या अलग अलग प्लांट्स में भी हो सकते हैं, ठीक है. ओके, सो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर. पेटल इज बेसिकली मेंबर ऑफ कोरोला, इट अट्रैक्ट्स पॉलिनेटर्स, ठीक है. देन वी हैव एंथर्स, वी हैव अ फिलामेंट एंड वी हैव अ सेपल, ठीक है. ये जो है आपका देखिए, इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, गाइनोशियम. जो फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर होता है उसको हम बोलते हैं गाइनोशियम. जो मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर होता है उसको हम बोलते हैं एंड्रोशियम. इस पॉलिनेशन के कुछ एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं. जैसे देखो अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो कुछ एसेसरीज होती हैं. सिर्फ भाई साहब स्टीयरिंग व्हील और ब्रेक से गाड़ी नहीं चलती है, आपको सीट चाहिए, डैशबोर्ड चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए भाई, ठीक है. तो ये सब आपके क्या हो जाएंगे, एसेसरीज, ठीक है. इसी तरह से भाई साहब किसी फ्लावर में भी रिप्रोडक्शन तो उसका मेन पार्ट है, एंड्रोशियम और गाइनोशियम कैरी आउट करता है. लेकिन ये एंडोशियम और गाइनोशियम रिप्रोडक्शन कैरी आउट कब करेगा, जब सेपेल्स होंगे, पेटल्स होंगे.
ये सेपल्स, ये बेसिकली जो आपके पेटल्स हैं, ये क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, दे बेसिकली अट्रैक्ट इंसेक्ट्स टुवर्ड्स देम, ठीक है, ओके। सो पेटल इज बेसिकली अ मेंबर ऑफ कोरोना एंड इट अट्रैक्ट्स पॉलिनेटर्स। जस्ट वन मोमेंट। ओके चलिए, तो आपके यहाँ पे हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, एक फ्लावर को अगर हम काटेंगे ऐसे लॉन्गिट्यूड वाइज, तो ये सारी चीजें हमको देखने को मिलेंगी, ठीक है। पेटल इज बेसिकली मेंबर ऑफ अ कोरोला, इट अट्रैक्ट्स पॉलिनेटर्स, इट इज द मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, कंसिस्ट ऑफ एंथर, प्रोड्यूसेस पॉलन ग्रेन्स एंड फिलामेंट। तो इसमें भाई साहब एंथर होगा जिसमें पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं, और पॉलन ग्रेन्स बेसिकली क्या होते हैं, मेल गैमेट्स होते हैं, ठीक है। सो पॉलन ग्रेन्स एंड देयर इज बेसिकली अ फिलामेंट एज वेल। सो ये हो गया आपका स्टाइल, ओवरी, ये एंथर और ये फिलामेंट, ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर, ठीक है। चलिए ऐसे देख लेते हैं हम यहाँ पे। तो आपके फ्लावर में देखिए ये जो एंथर होता है, दिस इज बेसिकली द एंथर, ठीक है। ये हो गया आपका फिलामेंट और ये हो जाएगा आपका एंथर, ठीक है। एंथर एंड फिलामेंट, एंथर बेसिकली क्या करता है, पॉलन ग्रेन्स, एंथर कंटेन्स पॉलन ग्रेन्स and this is basically the male reproductive part, ठीक है। ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, या हम बोल सकते हैं ये क्या कंटेन कर रहा है, मेल गैमेट्स कंटेन कर रहा है, दिस बेसिकली कंटेन्स मेल गैमेट्स। क्लियर है, समझ में आ रहा है। और जो अभी आपने देखा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर, ये क्या हो जाएगा, देखो दिस विल बी बेसिकली द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, ठीक है। यहाँ पे भाई साहब आपके होंगे, दिस इज बेसिकली ओव्यूल्स, ओव्यूल्स होते हैं यहाँ पे, इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, ओवरी, ठीक है। दिस इज बेसिकली नोन एज स्टिग्मा एंड दिस इज नोन एज स्टाइल, ठीक है। ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं भाई साहब, इनकी जर्नी यहाँ तक होती है, ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं इनकी जर्नी यहाँ तक होती है। और पॉलिनेटर्स होते हैं, पॉलिनेटर्स मतलब कौन हो जाएंगे, व्हाट आर पॉलिनेटर्स, पॉलिनेटर्स आर बेसिकली, पॉलिनेटर्स आर एक्सटर्नल एजेंट्स, ठीक है। दीज आर एक्सटर्नल एजेंट्स which carry pollen grains, from male part to female part of a flower, ठीक है, मेल पार्ट टू फीमेल पार्ट। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये। सो pollen grains basically these are pollinators which are external agents which carry pollen grains from male part to the female part of a flower. Are we clear to this one people? समझ में आ रहा है ये। अभी ये कौन कौन से हो जाएंगे पॉलिनेटर्स में, क्या 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 आ जाएंगे, देखिए पॉलिनेटर्स में आपका विंड आएगा, ठीक है, विंड आएगा, वाटर आएगा, ठीक है, विंड, वाटर, इंसेक्ट्स, ठीक है, ये सारे आपके पॉलिनेटर्स हैं। इनका काम है पॉलन ग्रेन्स को बेसिकली कहाँ तक पहुँचाना, फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर तक पहुँचाना, ठीक है, ओके। तो आपका ये जो एंथर और फिलामेंट हो गया, एंथर एंड फिलामेंट, दे बेसिकली मेक व्हाट, मेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर, और इस मेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर को हम क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम, दिस इज नोन एज एंड्रोशियम, ठीक है। और आपका स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरी, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, दे विल बेसिकली मेक द फीमेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर, फीमेल पार्ट, और इसको हम क्या बोलेंगे, गाइनोशियम, दिस इज नोन एज गाइनेशियम, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है, ये गाइनोशियम हो जाएगा। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है ये, ठीक है, ओके। सो ऐसा बनता है हमारा, ठीक है। तो देखो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, देखो किसी किसी प्लांट में आपका एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों एक साथ होते हैं, उसको हम बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं, ठीक है। और किसी किसी प्लांट्स में, फ्लावर्स में या तो सिर्फ मेल पार्ट होगा या तो सिर्फ फीमेल पार्ट होगा, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, ठीक है। सो फ्लावर्स आपके दोनों टाइप के होंगे, ठीक है, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल।
Flowers which have only male part or maybe the female part are known as unisexual flowers, and flowers which contain both and male and female part are known as bisexual flowers. ठीक है, तो आपका ये स्टिग्मा हो गया, ये स्टाइल हो गया, ये ओवरी हो गया, ये हो गया आपका गाइनोशियम. इट इज़ अ फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर. ये हो गया आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा. ये स्टिग्मा कैसा होता है? स्टिकी होता है. ये स्टिकी क्यों होता है? क्योंकि पॉलन ग्रेन्स इस पर अगर आए तो निकल ना जाए, चिपक जाए. ठीक है, सो दैट इज द रीजन इट इज स्टिग्मा. ठीक है, इट इज स्टिकी एंड इट रिसीव्स पॉलन ग्रेन्स. यहाँ पे भाई साहब पॉलन ग्रेन्स रिसीव होते हैं. आप किसी भी फ्लावर को अगर आप कट करोगे तो आपको ये सारे पार्ट्स मिलेंगे. ठीक है, सो इट बेसिकली रिसीव्स पॉलन ग्रेन्स. दिस विल रिसीव पॉलन ग्रेन्स. इट कनेक्ट स्टिग्मा टू द ओवरी. ये स्टिग्मा भाई साहब ओवरी से कनेक्ट होती है. कंटेन्स ओव्यूल्स. ईच ओव्यूल हैज एन एग सेल. हर एक ओव्यूल में एक एग सेल होता है. ठीक है, आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? तो ये तो आपका हो गया भाई साहब जो रिप्रोडक्टिव पार्ट. अभी ये जो आपका मेल पार्ट है, देखो मेल, यहाँ पे होता है एंथर. एंथर में होता है पॉलन ग्रेन्स और ये होता है फिलामेंट. ज़्यादा करके एंथर्स क्या होते हैं? ऐसे ऐसे डुलुम डुलुम करते हैं, हल्के से होते हैं. क्यों? समझ में आ रहा है क्यों? ताकि ये पॉलन ग्रेन्स ज़्यादा चिटक सके, इधर उधर फैल सके. ठीक है, ये पॉलन ग्रेन्स थोड़ा सा और पॉलन ग्रेन्स ज़्यादा करके विजिबल नहीं होते हैं नेकेड आई में. हम ह्यूमंस भी ट्रांसफ़र करते हैं. तुमने देखा है वो एक कांटे जैसा तुम्हारे कभी कभी चिपक जाता है तुम्हारे, शायद नहीं देखा होगा. तुम भी जाने अनजाने में पॉलन ग्रेन्स को बेसिकली ट्रांसफ़र करते हो. ठीक है, तुमने समझ लो कोई फ्लावर है, तुम फ्लावर को तोड़कर लेकर गए और वो पॉलन ग्रेन्स तुम्हारे हाथों में आ गया, वो पॉलन ग्रेन्स से फिर दूसरे फ्लावर में चला गया. ठीक है, जो लोग गार्डनिंग करते हैं वो लोग एक फ्लावर को दूसरे फ्लावर से ऐसे मीट कराते हैं ताकि वो पॉलन ग्रेन्स इसमें आ जाए. ठीक है, सो दैट इज हाउ इट इज. सो इट इज. अभी देखो ये एंथर और फिलामेंट क्या बना रहा है भाई साहब? एंड्रोशियम. एंथर एंड फिलामेंट. दिस एंथर एंड फिलामेंट इज मेकिंग द एंड्रोशियम. इट इज कॉल्ड द स्टेमेन. ठीक है, इसको हम बोलेंगे स्टेमेन. इट इज अ मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ एंथर विच प्रोड्यूसेस पॉलन ग्रेन्स एंड फिलामेंट. तो फ्लावर में मेल पार्ट को हम क्या बोलेंगे? एंड्रोशियम. एंड्रोशियम किससे बना होता है? एंथर एंड फिलामेंट से. एंथर एंड फिलामेंट के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? स्टेमेन. ठीक है, और एंथर में क्या होता है? पॉलन ग्रेन्स होता है. ज्यादा करके एंथर टूइंग ऐसा करते रहेंगे. ठीक है, ताकि उनके पॉलन ग्रेन्स चिटक सकें. ठीक है, ओके. एंड हियर वी हैव स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी विच इज बेसिकली फॉर्मिंग द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर विच इज ऑल्सो नोन एज गाइनोशियम. ठीक है, और इसको हम क्या बोलेंगे? पिस्टल. ठीक है, सो इट इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा विच इज स्टिकी and receives pollen grain, style which connects stigma and the ovary, and the ovary which contains ovules. Each ovule has an egg cell. तो एक फ्लावर में भाई साहब दो पार्ट्स हो गए आपके. एक बाइसेक्सुअल फ्लावर में व्हाट आर द टू पार्ट्स? द मेल पार्ट एंड द फीमेल पार्ट. मेल पार्ट इज नोन एज एंड्रोशियम, फीमेल पार्ट इज नोन एज गाइनोशियम. मेल पार्ट में एंड्रोशियम में क्या क्या हो जाएंगे? एंड्रोशियम में हो जाएगा आपका एंथर एंड फिलामेंट. इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? स्टेमेन. ठीक है, फीमेल पार्ट में क्या होगा? फीमेल पार्ट को हम क्या बोलेंगे? गाइनोशियम. गाइनोशियम में क्या क्या होगा? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. स्टिग्मा जनरली हैपेंस टू बी स्टिकी बिकॉज इट हैज टू रिसीव पॉलन ग्रेन्स and has to ensure that the pollen grains are not falling off. ठीक है, और ये स्टाइल बेसिकली बीच का चीज होता है. जैसे हमारा ऑयस्ट्रोफेगस होता है ना ऐसे. ठीक है, वैसे एक बीच का पाइप होता है. इसमें से पॉलन ट्यूब एक्सटेंड होकर नीचे उतरेगा. ठीक है, और ये हो गया आपके ओवरी. ओवरी में होता है ओव्यूल्स. ओव्यूल्स आर फीमेल गैमेट्स and pollen grains are male gametes. Clear? Are we clear on this one people? तो ये जिस भी ट्री में, प्लांट में या श्रब में या हर्ब में फ्लावर आता है वहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है. ठीक है, वहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा एंड दैट विल बी एन एंजियोस्पर्म. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके. तो फ्लावर कंसिस्ट ऑफ एसेंशियल रोल्स एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन. मतलब इनका मेन इन्वॉल्वमेंट है. फ्लावर में कुछ भी नहीं रहेगा, सिर्फ एंड्रोशियम और गाइनोशियम होगा तो भी वैसा पॉलिनेशन होगा, लेकिन थोड़ा धीरे होगा. अभी इस रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को जो असिस्ट करते हैं, जो हेल्प करते हैं, उनको हम बोलते हैं एसेसरी रोल्स. जैसे आपकी गाड़ी है, अगर आप एक गाड़ी चला रहे हैं, बैठे हुए हैं, ठीक है, और आपका भाई साहब व्हील है, स्टीयरिंग है और आपका ब्रेक है और ये सब है. ठीक है, तो गाड़ी तो चलेगी. ठीक है, बैठने के लिए कोई सीट नहीं है तो वो सही होगा क्या? नहीं ना. ठीक है, गाड़ी तो चल जाएगी लेकिन आपको एसेसरीज चाहिए, सीट्स चाहिए जहाँ पे पैसेंजर्स बैठ सके. ठीक है, डैशबोर्ड चाहिए, ये विंड स्क्रीन चाहिए, ये सारे आपके क्या हो गए? एसेसरीज हो गए. दीज आर ऑल एसेसरीज. तो रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में एंड्रोशियम और गाइनोशियम का ही मेन खेल है. ठीक है, लेकिन इस रिप्रोडक्शन को असिस्ट करने के लिए कुछ और एसेसरी रोल्स होते हैं. So these are the essential roles which means that these roles are very much essential
for the actual reproduction to take place, and we have accessory roles which actually will assist in the reproduction. ठीक है, और accessory roles को हम क्या बोलते हैं भाई साहब? Responsible for protection of inner roles. अभी देखिए एंड्रोशियम और गाइनोशियम अगर ज़्यादा एक्सपोज्ड आउट हो जाएगा तो वो सड़ सकता है, तो इसको बचाने के लिए ये सब रोल्स होते हैं. तो पहली बात तो ये पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करते हैं, इंसेक्ट्स को प्राइमरली, और दूसरी बात ये प्रोटेक्ट भी करते हैं एंड्रोशियम और गाइनोशियम को. ऐसे ही रोल जो फ्लावर्स में होते हैं. ठीक है, देखो फ्लावर किस टाइप का होता है, तो आपके एसेसरी रोल्स क्या क्या हो जाएंगे? सेपेल्स एंड पेटल्स. सेपेल्स एंड पेटल्स विल बी योर एसेसरी रोल्स. ठीक है, फ्लावर यूनिसेक्सुअल, ओनली वन ऑफ द टू एसेंशियल रोल्स इज प्रेजेंट. एग्जाम्पल पपाया जो फ्लावर होता है, ठीक है, मेल फ्लावर ओनली एंड्रोशियम इज प्रेजेंट. ठीक है, फीमेल फ्लावर ओनली गाइनोशियम इज प्रेजेंट. तो पपाया का जो ट्री होता है उसमें जो फ्लावर्स होते हैं वो या तो मेल होंगे या तो फीमेल होंगे. ठीक है, तो अगर मेल होगा या तो फीमेल होगा, मतलब मेल में एंड्रोशियम ही प्रेजेंट रहेगा और फीमेल में सिर्फ गाइनोशियम ही प्रेजेंट रहेगा. इस टाइप के फ्लावर को हम क्या बोलेंगे? यूनिसेक्सुअल. ठीक है, बाइसेक्सुअल, बोथ द एसेंशियल रोल्स आर प्रेजेंट. एग्जाम्पल हिबिस्कस. तो दोनों आपके प्रेजेंट हो गए. एग्जाम्पल हिबिस्कस. आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है ये? ओके. फ्लावर पेडिसिलेट, फ्लावर एज अ स्टॉक फॉर सपोर्ट. अभी देखो किसी भी फ्लावर का एक भाई साहब स्टॉक होगा, ये स्टॉक दिख रहा है आपका सपोर्ट के लिए. ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड बेसिकली पेडिसिल फॉर सपोर्ट. इसी को हम बोलेंगे पेडिसिलेट. और क्या क्या चीजें हैं भाई साहब? ठीक है, सेसाइल, फ्लावर विदाउट स्टॉक. कुछ कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिसमें कोई स्टॉक नहीं होता, ऐसे ओपन फ्लावर्स होते हैं. ठीक है, सो दीज आर नोन एज सेसाइल फ्लावर्स. फ्लावर्स विच विल हैव अ स्टॉक टू सपोर्ट देम. ठीक है, दैट जैसे ये कैमरा देखो, ये सपोर्ट सिस्टम है इसका, ये सपोर्ट कर रहा है, या तो अगर ट्राइपॉड लगाए तो वो सपोर्ट कर रहा है. ठीक है, तो इसी तरह से फ्लावर में भी सपोर्ट अगर रहेगा तो हम उसको बोलेंगे पेडिसिलेट. अगर फ्लावर ऐसे ओपन रहेगा और सपोर्ट नहीं रहेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? सेसाइल. तो फ्लावर विद स्टॉक इज नोन एज पेडिसिलेट एंड फ्लावर विदाउट स्टॉक इज नोन एज सेसाइल. आर वी क्लियर? ओके, चलिए भाई साहब. पॉलिनेशन एंड डबल फर्टिलाइजेशन. जस्ट वन मोमेंट पीपल. ओके, पॉलिनेशन एंड डबल फर्टिलाइजेशन. पॉलिनेशन एंड डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म्स. तो अगर आप देखोगे भाई साहब, ये आपका हो गया स्टिग्मा. ठीक है, दिस इज बेसिकली द स्टिग्मा. अभी देखो यहाँ पे पॉलन ग्रेन लैंड होता है. ये कौन सा पार्ट हो गया आपका? गाइनोशियम, विच इज बेसिकली द फीमेल पार्ट. ठीक है, तो पॉलिनेशन एंड डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म्स. एंजियोस्पर्म्स आर दोज प्लांट्स विच हैव सीड्स इनक्लोज्ड इनसाइड अ फ्रूट. जहाँ पे सीड्स भाई साहब फ्रूट्स के अंदर इनक्लोज होते हैं. इसका मतलब क्या हो गया? सीड्स ओपन नहीं रहते हैं. ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स आर प्लांट्स विच हैव सीड्स ओपन, दैट इज नेकेड सीड्स. ठीक है, एंजियोस्पर्म्स में सीड्स नेकेड नहीं होते, मतलब उनमें फ्रूट बनता है. अगर फ्रूट बनता है तो जरूर से फ्लावर बना होगा. ठीक है, और फ्लावर अगर होगा तो भाई साहब वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना ही होना है. ठीक है, तो पॉलिनेशन. तो अभी ये पॉलन ग्रेन क्या करेगा? लैंड करेगा स्टिग्मा पे. ठीक है, स्टिग्मा पे. पॉलन ग्रेन जर्मिनेट्स ऑन द स्टिकी स्टिग्मा. तो ये जर्मिनेट करेगा यहाँ पे. ठीक है, मेल गैमेट्स, ये देखिए ऐसे, ये आपके पॉलन ग्रेन. देखो पॉलन ग्रेन ऐसा नहीं होता है कि यहाँ पे लैंड किया और टपक से नीचे चला जाएगा, नहीं. पॉलन ग्रेन वहीं पे रहेगा. और जैसे आपने देखा है ना मूंग मटकी में वो वाइटिश सा निकलता है, ठीक है, वैसे ही पॉलन ग्रेन भी ये इलोंगेट होगा. इट इज गोइंग टू स्टे देयर ओनली, बट इट विल इलोंगेट एंड फॉर्म अ पॉलन ट्यूब. ये पॉलन ट्यूब धीरे 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 अंदर जाकर इसको फर्टिलाइज करेगा. आर वी क्लियर ऑन दिस वन? दिस पॉलन ट्यूब विल एक्चुअली गो इन एंड फर्टिलाइज इट. ठीक है, ओके. सो पॉलन ग्रेन जर्मिनेट्स ऑन द स्टिकी स्टिग्मा. ये मेल गैमेट्स हैं. द पॉलन ट्यूब कैरिंग टू मेल गैमेट्स रीचेस द एम्ब्रायो वाया द स्टाइल. तो ये आपका मेल गैमेट्स है, ये भाई साहब एम्ब्रायो से जाता हुआ भाई साहब यहाँ तक पहुंचेगा. ठीक है, ओके. अभी एक सेल, ये सिनर्जिड्स होते हैं बेसिकली, ये आप चलो पढ़ लेते हैं. तो टिप ऑफ द पॉलन ट्यूब बर्स्ट रिलीजिंग द मेल गैमेट्स इन द एम्ब्रायो साइट. अभी ये क्या तो पॉलन ट्यूब हो गया. ये पॉलन ट्यूब नीचे जा रहा है, देखो ऐसे जा रहा है नीचे. ठीक है, और ये जाकर यहाँ पे क्या करेगा भाई साहब? ये बर्स्ट आउट हो जाएगा और ये ओव्यूल्स के साथ फर्टिलाइज कर जाएगा. टिप ऑफ द पॉलन ट्यूब बर्स्ट रिलीजिंग द मेल गैमेट्स इन द एम्ब्रायो सैक. ये आपका एम्ब्रायो सैक है जहाँ पे ओव्यूल्स हैं, और ये टिप जो है तो फूट जाएगा. ठीक है, और क्या होगा भाई साहब? डबल फर्टिलाइजेशन. मेल गैमेट्स फ्यूजेस विद एग सेल टू फॉर्म जाइगोट विच इज 2n. ठीक है, ये आपका हैप्लॉइड डाइप्लॉइड कंडीशन है. दिस इज बेसिकली अ डाइप्लॉइड कंडीशन. 2n मतलब डाइप्लॉइड और n मतलब हैप्लॉइड. ठीक है, तो मेल गैमेट्स फ्यूजेस विद एक्स सेल टू फॉर्म जाइगोट. अनदर मेल गैमेट्स फ्यूजेस विद पोलर न्यूक्ली टू फॉर्म एंडोस्पर्म. ये देखिए आपका एंडोस्पर्म हो गया. ये एंटीपोडल्स होते हैं. ठीक है, ये आपका पोलर न्यूक्ली हो गया. ये सिनर्जिड्स हो गया. यहाँ पे भाई साहब फ्यूजन हो रहा है. ठीक है, तो मोटे मोटे तौर पे आपको ये याद रखना है कि भाई साहब पॉलन ग्रेन्स आर लैंडिंग ऑन विच पार्ट? पॉलन ग्रेन्स आर लैंडिंग ऑन द स्टिग्मा. ये आपके भाई साहब यहाँ से एलोंगेट होते होते यहाँ पे पहुँचेंगे और फाइनली ये जर्मिनेट करेंगे.
आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है ये? बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। As soon as the pollen falls on the stigma, transfer of pollen grains from an anther to the stigma of a flower is called pollination. तो भाई साहब anther से क्या जा रहा है? pollen grains to the stigma of a flower. This transfer is basically known as pollination. As soon as pollen falls on the stigma, stigma becomes sticky, followed by germination of the pollen tube carrying two male gametes. Germination क्या होता है? जैसे seed का germination आप बोलते हैं, तो seed का germination मतलब उसमें वो निकल आती है ना, अंकुर निकल आता है उसमें। मूंग मटकी के दाने आपने देखे, जब भिगो के रखते हो तब अंकुर निकल आता है। वैसा ही कुछ यहाँ पे भी होता है कि पॉलन ग्रेन जैसे ही यहाँ पे लैंड करता है स्टिग्मा, as soon as the pollen falls on the stigma, now this pollen is carried to the stigma by different pollinating agents which can be either wind, which can be either water or which can be either insects as well. भाई इंसेक्ट से कैसे होता है? देखो इंसेक्ट जैसे ही फ्लावर पे लैंड करता है, ठीक है, समझो भाई साहब ये कोई फ्लावर है, ठीक है, ये इसका एंथर्स हैं, देखो एंथर्स, ऐसे एंथर्स मैंने बोला, ऐसे एंथर्स बहुत सारे देंगे। अभी इंसेक्ट यहाँ पे आएगा, ठीक है, इंसेक्ट आया, इधर अट्रैक्टेड बाय कलर और बाय सेंट और टू ड्रॉ नेक्टर, कोई भी रीजन हो सकता है भाई साहब, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे आएगा, यहाँ से भाई साहब क्या हो जाएगा? दे विल फॉल ऑन दिस, ठीक है, ये पॉलन ग्रेन्स इसके कोट में जाएंगे, पॉलन ग्रेन्स विल एक्चुअली फॉल ऑन इट्स कोट, और ये इंसेक्ट अभी जाएगा दूसरे फ्लावर में। जैसे ये दूसरे फ्लावर में जाएगा और बैठेगा तो ये स्टिग्मा पर इसका इसके कोट में ये ऑलरेडी है, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये ब्रश हो जाएगा और ये आ जाएगा उस पर, ठीक है, क्लियर है? समझ में आ रहा है? दैट इज हाउ द पॉलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर। अभी ये विंड भी कैरी कर सकता है, विंड ऑल्सो कैन कैरी द पॉलन ग्रेन्स एंड इट कैन ऑल्सो बी कैरिड बाई वाटर एज वेल, ठीक है। तो विंड, वाटर एंड इंसेक्ट्स ऑल आर बेसिकली पॉलिनेटिंग एजेंट्स, ठीक है। क्या हो गया? ठीक है, ओके ओके ओके। सो पॉलिनेटिंग एजेंट ये क्या होता है भाई साहब? पॉलिनेटिंग एजेंट बायोटिक हो सकता है, लिविंग, दैट इज इंसेक्ट्स हो सकते हैं, बर्ड्स हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं। आपने देखा रहता है वो छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं, उनकी बीक होती है और वो नेक्टर निकालते हैं, ठीक है। दीज आर बेसिकली व्हाट? बर्ड्स। एनिमल्स भी हो सकते हैं, हमारे में भी जाने अनजाने हम पॉलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। वी ऑल्सो बेसिकली ट्रांसफर पॉलन ग्रेन्स, ठीक है, नोइंगली और अननोइंगली। हाँ, नोइंगली तो कम बताओ, अननोइंगली ज़्यादा होता है। अबायोटिक मतलब विंड और वाटर जब कवर कर रहा हूँ, ठीक है। जब लिविंग एंटिटी से पॉलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर, ठीक है, देन इट इज कॉल्ड व्हाट टाइप ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट? बायोटिक। एंड व्हेन नॉन लिविंग थिंग्स आर ट्रांसफरिंग द पॉलन ग्रेन्स, इट इज कॉल्ड अबायोटिक। क्लियर? ओके। There are two main types of pollination. Self-pollination, transfer of pollen grains from anther of a flower to the stigma of the same flower or another flower of the same plant. अगर ट्रांसफर हुआ है pollen grains का, सेम फ्लावर में हो सकता है, जैसे बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं भाई साहब, स्टिग्मा और एंथर एक ही में, तो उसका ही pollen grains में ट्रांसफर हो गया, तो ये हो गया भाई साहब सेल्फ पॉलिनेशन। या उसका दो अलग अलग फ्लावर्स है, यूनिसेक्सुअल हैं लेकिन सेम प्लांट में है, ठीक है, एक में भाई साहब मेल है फीमेल है, इसका एंथर यहाँ पे जाकर लैंड हुआ, तो ये भी सेल्फ पॉलिनेशन। मतलब पॉलन ग्रेन्स अगर दूसरे प्लांट में नहीं गए हैं, सेम फ्लावर में ही ट्रांसफर हुए हैं या डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट में ट्रांसफर हुए हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ अ फ्लावर टू द सिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट इज नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन। आर वी गेटिंग दिस पीपल? ठीक है। क्रॉस पॉलिनेशन क्या हो जाएगा? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट दैट बिलोंग्स टू द सेम स्पीशीज विद द हेल्प ऑफ सम पॉलिनेटिंग एजेंट। अगर भाई साहब ट्रांसफर हुआ है पॉलन ग्रेन्स का एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर का, सेम स्पीशीज का, ठीक है, लेकिन ये दोनों फ्लावर्स अलग अलग प्लांट्स को बिलोंग करते हैं, दे बिलोंग टू द डिफरेंट प्लांट्स ऑफ द सेम स्पीशीज, रोज का रोज में, सनफ्लावर का सनफ्लावर में, ऐसा, ठीक है, लेकिन अलग प्लांट्स हैं, तो इसका पॉलन ग्रेन उस प्लांट में गया है, अगर वहां पे पॉलिनेशन हुआ है तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है, दैट इज नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? सो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ द फ्लावर ऑफ अ प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ the same flower of the plant or to a different flower of the same plant is known as self pollination. Transfer of pollen grains from the anther of a flower to the stigma of another flower of another plant of same species is called cross pollination. ठीक है,
क्लियर है? बहुत बढ़िया भाई साहब। पोस्ट फर्टिलाइजेशन, अभी क्या होगा भाई साहब? फर्टिलाइजेशन मतलब मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स फ्यूज हो जाएंगे और बनेगा जाइगोट, ठीक है। ये जाइगोट से फिर बनेगा एम्ब्रायो, ठीक है, दैट विल बेसिकली फॉर्म द एम्ब्रायो। ओव्यूल किस में परिवर्तित हो जाएगी? तो जाइगोट बनेगा एम्ब्रायो, ओव्यूल बनेगा सीड। ओव्यूल कहां पे है? ओवरी में। ओवरी कहां पे है? आपके गाइनोशियम में। गाइनोशियम में 3 पार्ट्स हैं आपका, देखो, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो ओवरी में आपके ओव्यूल्स होते हैं, ठीक है। ओवरी बेसिकली विल फॉर्म द फ्रूट। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ओके। सीड जर्मिनेटर, देखिए जैसे यहाँ पे देखो सीड जर्मिनेट हो रहा है। अभी इसी सीड को हमने प्लांट कर दिया, अभी इस सीड को अगर हमने वाटर दिया और एनफ अमाउंट ऑफ सनलाइट दिया और फूड दिया तो ऑब्वियसली इट विल टेक अप द शेप ऑफ अ न्यू प्लांट ऑफ द सेम स्पीशीज। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है ये? ठीक है। सीड्स फॉल ऑन द ग्राउंड एंड जर्मिनेट व्हेन दे गेट फेवरेबल कंडीशंस। तो या तो आप खुद प्लांट करके उनके लिए फेवरेबल कंडीशंस क्रिएट करते हो, जिसको हम फार्मिंग बोलते हैं, ऑर्गेनाइज फार्मिंग बोलते हैं। अगर वो आप नहीं भी करोगे तो भी देखो फ्रूट्स क्या होंगे? भारी हो जाएंगे, भारी होते होते खुद ही गिर जाएंगे, खुद ही गिर जाएंगे तो एक वो फ्रूट का आउटर पीलिंग सड़ ही जाएगा और वो सीड बचा रह जाएगा। उस सीड को जब भी फेवरेबल कंडीशंस मिलेगा, बरसात का मौसम मिलेगा या एडुकेट अमाउंट ऑफ सनलाइट मिलेगा तो वो अपने आप ही जर्मिनेट कर जाएगा, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? सीड बना है तो सीड किससे बनेगा? फ्लावर के पॉलिनेशन से। आर वी क्लियर? क्लियर है? क्लियर है? ओके। एंडोस्पर्म प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग जाइगोट एंड अ न्यू प्लांटलेट इज फॉर्म। जो सीड होती है उसमें ऑलरेडी स्टोर्ड फूड होता है। एनी सीड विल हैव स्टोर्ड फूड, क्योंकि भाई साहब पहले तो वो प्लांट बना नहीं है। देखो प्लांट फूड कब मैन्युफैक्चर कर पाएगा? प्लांट फूड कब मैन्युफैक्चर कर पाएगा? अरे यार ये क्या हो रहा है? एक प्लांट फूड कब मैन्युफैक्चर कर पाएगा? जब उसमें लीव्स आ जाएं। जब सीड में अभी तक लीव्स आए नहीं है, ठीक है, तो वो कैसे फूड अपना मैन्युफैक्चर करेगा? हाउ विल इट मैन्युफैक्चर फूड? तो सीड में स्टोर्ड फूड रहता है। जब तक कि वो एक प्लांट ना बना ले और जब तक उसके लीव्स ना आ जाए तब तक उसमें स्टोर्ड फूड रहता है और स्टोर्ड फूड से थोड़ा बहुत ग्रोथ हो जाता है, ठीक है। तो एंडोस्पर्म विच इज देयर इन द सीड्स, इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग जाइगोट एंड अ न्यू प्लांटलेट इज फॉर्म। और इससे भाई साहब आपका एक नया प्लांट फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। ओके। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो आपका देखो ये एक ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है। ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये यूरिनरी ब्लैडर हो गया, इजैकुलेटरी डक्ट हो गए। तो आप अगर देखोगे दिस इज बेसिकली द ह्यूमन पेनिस। इट डिस्चार्जेस सीमेन फॉर्म्ड ऑफ स्पर्म्स एंड सिक्रीशंस फ्रॉम द ग्लैंड्स इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो ये आपका सीमेन है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाता है। एपिडाइडिमिस एंड टेस्टिस। सो टेस्टिस में बेसिकली आपके स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं, साइट ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन। तो द टेस्टिस आर बेसिकली द साइट्स ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन। व्हाई आर द टेस्टिस आउटसाइड अ ह्यूमन बॉडी? व्हाई नॉट इनसाइड? द रीजन व्हाई दे आर आउटसाइड इज बिकॉज जो आपका टेस्टिस में स्पर्म मैन्युफैक्चर होता है वो तभी हो पाएगा जब जो बॉडी का टेम्परेचर उससे थोड़ा कम हो, ठीक है। बॉडी के टेम्परेचर में स्पर्म्स प्रोड्यूस नहीं हो सकते, इसीलिए उससे थोड़ा कम टेम्परेचर में ही स्पर्म्स प्रोड्यूस हो पाएंगे, थोड़ा सा कम, इसीलिए वो बॉडी के बाहर होते हैं। एब्डोमेन का टेम्परेचर जनरली हायर होता है और अगर ये टेस्टिस एब्डोमेन में होते हैं तो वो स्पर्म्स मैन्युफैक्चर नहीं कर पाएंगे। बहुत से टाइम पे ऐसा होता है कि मतलब जो मेल चाइल्ड होता है उसका जो टेस्टिस होता है वो एब्डोमेन में रह जाता है ड्यूरिंग ऑपरेशन और ड्यूरिंग व्हेन इट इज बॉर्न। सो उसको फिर ऑपरेट करके बाहर निकालना पड़ता है, ठीक है। सो इफ द टेस्टिस रिमेन्स इनसाइड द एब्डोमेन, it will not be able to produce sperms because it will not get the adequate amount of temperature. Okay, so testis is basically the site of sperm formation. Testis contains many seminiferous tubules, cells of which undergo meiotic division to produce sperms. So sperms जो होते हैं वो meiotic division से produce होते हैं। टेस्टिस में होते हैं seminiferous tubules, बहुत छोटे छोटे पतले पतले ट्यूब्स होते हैं, इनको हम seminiferous tubules बोलते हैं, cells of which undergo meiotic division to produce sperms. Ejaculatory duct receives secretion from seminal vessel, ठीक है, ये seminal vessel है और ejaculatory duct है, ओके। Now common passage for some sperms and urine, जो human penis होता है इसमें से sperms और urine दोनों भी निकलते हैं, ये common passage है, ठीक है। रिसीव सिक्रीशंस फ्रॉम प्रोस्टेट ग्लैंड एंड काउपर्स ग्लैंड। तो बहुत सारे ग्लैंड्स हैं यहाँ पे, ठीक है। काउपर्स ग्लैंड आप देखोगे इधर है, ठीक है, यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड एंड काउपर्स ग्लैंड बेसिकली प्रोवाइड सिक्रीशन
विच एनहांस द स्पर्म्स। अभी देखिए स्पर्म्स जो होगा दे विल बी रिलीज इनटू द फीमेल इजैकुलेटरी ट्रैक्ट या फीमेल वेजाइना में ड्यूरिंग अ सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो वो बचे कैसे रहेंगे? दे आर लाइव थिंग्स, राइट। अगर आपके बॉडी से कोई चीज निकल रही है और वो लाइव है, इट हैज टू बी केप्ट लाइव टिल इट एक्चुअली मीट्स अप विद द एग इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो इसको ये कॉपर्स ग्लैंड और प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करते हैं? दे सिक्रीट सर्टेन एंजाइम्स विच इंक्रीज द लाइफ ऑफ द स्पर्म्स, ठीक है। ओके, सो ये हो गया भाई साहब, दिस इज बेसिकली द स्कॉटम। स्कॉटम मतलब एक बैग होता है जिसमें टेस्टिस होता है, सैक इन विच टेस्टिस आर लोकेटेड सो दैट दे गेट टेम्परेचर लोअर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर विच इज रिक्वायर्ड फॉर स्पर्म फॉर्मेशन। अगर ये स्कॉटम एब्डोमेन में रह जाता है ड्यूरिंग बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, इट हैज टू बी टेकन आउट, ठीक है। आफ्टर सम टाइम इट हैज टू बी टेकन आउट, अदरवाइज द चाइल्ड विल नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस स्पर्म्स इन द टेस्टिस। टेस्टिस में स्पर्म्स प्रोड्यूस नहीं होंगे, ठीक है। एक चीज जो आपको याद रखनी है वो ये है कि मेल्स में स्पर्म्स आर ओनली फॉर्म्ड आफ्टर दे अटेन द एज ऑफ प्यूबर्टी। आफ्टर दे अटेन द एज ऑफ प्यूबर्टी, बचपन में स्पर्म्स फॉर्म नहीं होंगे। आफ्टर यू क्रॉस अ सर्टेन एज 11, 12, 13, 14, 15 डिपेंडिंग अपॉन योर बॉडी, ठीक है। तो आफ्टर यू क्रॉस दैट एज ओनली देन स्पर्म्स विल बी फॉर्म। फीमेल्स में जो oocytes होते हैं या एग्स होते हैं वो इवन बिफोर बर्थ होते हैं, ठीक है। दे आर इवन बिफोर बर्थ। एक फीमेल चाइल्ड के पैदा होने से पहले ही वो स्टॉक उसको मिल जाता है, एग्स का स्टॉक उसके पास रहता है, ठीक है। सो दे डू नॉट मैन्युफैक्चर। प्यूबर्टी में क्या होता है, वो एग जो है तो राइप होने लगता है, ठीक है। द मोमेंट फीमेल्स अटेन प्यूबर्टी देयर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट्स। व्हाट डज इट मीन? ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक एक एग बाहर जाता रहेगा, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ रहेगा तो, ठीक है, वो बाहर चला जाता है, ठीक है। अदरवाइज अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल टिल प्रेगनेंसी स्टॉप रहती है, ठीक है। सो पेनिस इज व्हाट डिस्चार्जेस सीमेंस। ये टेस्टिस हैं। टेस्टिस इज बेसिकली द साइट वेयर स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड। These testes are located in the scrotum, which is basically a bag outside the abdomen. It ensures that the temperature of the testis is slightly lower than the actual body temperature, which is required for sperm production. Otherwise sperm production नहीं होगा, ठीक है। So it has to be located outside. अभी अगर आप बोलोगे कि भाई साहब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ऐसा नहीं होता है, oocytes can be very well located inside the body. They are manufactured even before the child is born, the female child is born, ठीक है। Clear है? Are we clear on this one, people? Okay. Anything, any questions out here? This is the male reproductive system. This is the male reproductive system. Path of sperms. तो sperms का path क्या है? देखो, testis में sperms produce होते हैं, vas deferens, ठीक है, urogenital duct, urethra, and then passes to the penis. So this is how the sperms travel. They travel from the testis to the vas deferens, then to the urogenital duct, that is urethra, and then the penis. ये डायग्राम बहुत बार आ चुका है, ठीक है। आप देखोगे भी जब हम अभी PYQs करेंगे तो you will see that this diagram has come which needs labeling, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखो vas deferens दिख रहा है, this is basically the vas deferens। किधर गया भाई साहब? vas deferens क्यों दिखाया यहाँ पे? ओके, सो दिस इज द एपिडाइडमिस और ये वास डिफरेंस है। देखो ये दिस इज द वास डिफरेंस, ठीक है। ये फिर स्पर्म्स पास होता है, ये देखिए ऐसे पास हो रहा है एंड इट विल पास थ्रू द कॉपर्स ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। ये स्पर्म जो है यहाँ से पास होंगे, ठीक है, दे विल बेसिकली पास आउट, ठीक है। सो द पाथ ऑफ स्पर्म्स इज टेस्टिस टू वास डिफरेंस and then to the urogenital duct, that is urethra, and then it finally passes into the penis and then it is discharged, ठीक है, then it is discharged. फ्रक्टोज शुगर प्रेजेंट इन द सीमेन प्रोवाइड्स एनर्जी टू द स्पर्म्स। अभी आप सोचिए कि स्पर्म्स जब फीमेल वेजाइनल ट्रैक में ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स रिलीज होते हैं तो तभी के तभी बच्चे नहीं बन जाते भाई साहब, ठीक है। वो अभी ट्रैवल करेगा ऑल द वे अप टू द फेलोपियन ट्यूब, वहाँ पे जाकर भाई साहब आपका जाइगोट फॉर्मेशन होगा। सो हाउ विल दे स्टे अलाइव, ठीक है। दे नीड समथिंग, दे नीड टू ट्रैवल एज वेल, उनको एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो ये एनर्जी कैसे आता है भाई साहब? उनमें स्पर्म्स में फ्रक्टोज शुगर प्रेजेंट होता है। आपके बॉडी में शुगर है जो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स है, उसी के ऑक्सीडेशन से आपको एनर्जी मिलती है, ड्यू टू विच यू आर एबल टू परफॉर्म सर्टेन एक्टिविटीज बोथ इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल, ठीक है। फ्रक्टोज शुगर प्रेजेंट इन द सीमेन प्रोवाइड्स एनर्जी टू ऑल द स्पर्म्स। तो ये स्पर्म्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है भाई साहब, ठीक है। ओके,
फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख लेते हैं। दिस इज बेसिकली द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अभी जैसे मैं आपको बोल रहा था कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये जो ओवरी होती है, ये ओवरी में जो एग्स होते हैं वो उनके भाई साहब बचपन से ही होते हैं। बचपन क्या, पैदा होने से पहले से ही, ठीक है। सो ये एग्स होते हैं, और जैसे ही फीमेल्स अटेन द एज ऑफ प्यूबर्टी, दीज एग्स आर रिलीज्ड वन बाय वन। एवरी मंथ वन एग विल बी रिलीज्ड ऑटोमेटिकली। जैसे ही एक फीमेल प्यूबर्टी की एज क्रॉस करती है तो एक एग रिलीज होगा। ये एग अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान फर्टिलाइज हो जाता है, देन द मेंस्ट्रुअल साइकिल विल नॉट हैपन। इफ इट डजंट, देन द मेंस्ट्रुअल साइकिल विल हैपन, which means that for 4 or 5 days they will undergo some blood discharge through their vaginal tract. Why will this happen? क्योंकि देखो बहुत नेचर का जो प्रोसेस है ना, बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। अभी देखो ये जो एग रिलीज हो रहा है, इट हैज़ टू बी फर्टिलाइज बाय अ स्पर्म एंड देन अ चाइल्ड विल बी बॉर्न, ठीक है। लेकिन वो चाइल्ड जब बॉर्न होगा तो भाई साहब वो कहाँ पे रहेगा, ये यूट्रस है, ठीक है। ये यूट्रस मतलब उसके लिए कुशन बनाएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत फ्लैश यहाँ पे जमा होने लगेगा, थोड़ा बहुत ब्लड यहाँ पे जमा होने लगेगा, ताकि वहाँ पे मतलब जैसे होता है ना तकिए पे सर रख के सो पाए, तो वैसा ही एक कुशन टाइप का बन जाता है। जैसे ही एग रिलीज होने का समय आएगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पे भाई साहब ये सारी चीज़ें बन जाएंगी। अगर एग का फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो एग इन सब चीज़ों के साथ बाहर आ जाता है। द एग अलॉन्ग ऑल दीज थिंग्स, the flesh and blood which has collected in the uterus for the development of the zygote or the baby comes out, ठीक है। and in case the fertilization happens, then ये egg यहाँ पे land करता है और उसी से भाई साहब बच्चे की परवरिश होती है, ठीक है। so the menstrual discharge that happens in females due to every month which happens is because this egg along with this is actually discharged, ठीक है। बहुत ही साइंटिफिक प्रोसेस है, लेकिन हमारी मान्यताएं कुछ ऐसी हैं जिसके बारे में मैं तो कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन आप देखोगे कि फीमेल्स को ड्यूरिंग देयर पीरियड्स दे आर ट्रीटेड डिफरेंटली इन हाउस होल्ड्स। उनको अपवित्र माना जाता है या जो भी है, ठीक है। भाई पूजा पाठ नहीं करना है, ये ख्याली पुलाव हैं जो भी हैं, ठीक है। बट एक प्योर बायोलॉजिकल प्रोसेस है, दिस इज़ अ प्योर बायोलॉजिकल प्रोसेस एंड अंडरस्टैंड द प्रोसेस लॉजिक आउट हियर कि आपका ये जो मतलब बच्चा हुआ नहीं है लेकिन शायद हो सकता है, होगा तो भाई साहब रहेगा कहाँ, नेचर उसके लिए पहले से ही घर बनाने लगती है, ठीक है। नेचर की व्यवस्था देखिए कि पहले से ही उसके घर का निर्माण होने लगता है कि बच्चा अगर हो गया, जाइगोट लैंड कहाँ पे करेगा। आपको मालूम है बहुत सारे फीमेल्स उनमें एग्स का फर्टिलाइजेशन हो जाता है लेकिन दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस बेबीज। द रीजन वाई इट हैपेंस इज बिकॉज यहाँ पे वो घर ही नहीं बन पाता है, ड्यू टू सम एबनॉर्मलिटी दिस इज नॉट गेटिंग फॉर्म्ड, ठीक है। इसीलिए एक प्रॉब्लम हो जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल एक बहुत अच्छा चीज़ है, इनफैक्ट साइंस बोलता है ऐसा, ठीक है। हमारे रिलीजियस बिलीव्स क्या बोलते हैं वो मालूम नहीं, लेकिन साइंस बोलता है कि बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि ये आपके फीमेल के हार्मोन से कनेक्टेड है, ठीक है। और हार्मोनल इम्बैलेंस अगर फीमेल्स में होगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में इम्बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। आपके बॉडी में फॉर एग्जांपल मेल के बॉडी में भाई साहब कोई भी इम्बैलेंस हो रहा है हमको पता ही नहीं चल रहा है, ठीक है। फीमेल्स का एक इंडिकेटर है, अगर उनका मंथली जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी इधर उधर है, तो दे कैन गेट देमसेल्फ ट्रीटेड। देयर इज एन इंडिकेशन कि कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है, दे कैन गेट देमसेल्फ ट्रीटेड, गेट चेक, और फिर डॉक्टर्स जो भी दवाई देंगे तो वो अपने आप को चेक करके ठीक रख सकते हैं। हमारे अंदर कोई इंडिकेशन नहीं है भाई साहब, ठीक है। सो इसीलिए मेंस्ट्रुअल साइकिल इज इन इटसेल्फ अ बून फॉर फीमेल्स, नॉट अ कर्स एज इट इज ट्रीटेड, ठीक है। इट इज एक्चुअली अ वेरी साइंटिफिक प्रोसेस ऑफ एन इंडिकेटर एज वेल दैट वेदर और नॉट योर हेल्थ इज गुड और बैड, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे भाई साहब आपका साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है, कैरीज एग्स फ्रॉम ओवरी टू द यूट्रस। तो ये ओवरी से यूट्रस में जाता है, हैज सीलिया ऑन द इनर सरफेस टू पुश द oocyte टुवर्ड्स द यूट्रस। तो आपके भाई साहब सीलिया होते हैं और ये सीलिया क्या करता है भाई साहब, ओवरी को यूट्रस में पुश करता है, ठीक है। ओवरी क्या होता है, साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एग्स एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स। तो ओवरी इज बेसिकली द साइट, यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होते हैं, एग्स एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स, दीज आर बेसिकली प्रोड्यूस्ड। यूट्रस में आता है साइट ऑफ एम्ब्रायो इम्प्लांटेशन। तो यूट्रस में आने के बाद क्या हो जाएगा, दिस विल बी द साइट वेयर एम्ब्रायो इम्प्लांटेशन हैपेंस, ठीक है। एम्ब्रायो यहाँ पे इम्प्लांट होता है।
ये जो एम्ब्रायो डेवलप हुआ, जाइगोट से एम्ब्रायो डेवलप हुआ, वो यहाँ पे इम्प्लांट होता है और अगले 9 महीने तक, विच इज बेसिकली नोन एज द जेस्टेशन पीरियड, यहाँ पे उसका डेवलपमेंट होगा, बेबी का ग्रोथ यहाँ पे ही होगा, ठीक है। सो ऑल्सो नोन एज द बर्थ कनाल, दिस इज नोन एज द बर्थ कनाल, द वजाइना रिसीव स्पर्म्स फ्रॉम द पेनिस ड्यूरिंग इंटरकोर्स। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स में स्पर्म्स की एंट्री यहाँ से होती है और स्पर्म्स को भाई साहब यहाँ से पूरे यहाँ तक ट्रैवल करना पड़ता है, ठीक है। द स्पर्म्स विल एंटर फ्रॉम हेयर एंड दे विल ट्रैवल ऑल द वे अप टू हियर, ठीक है। यहाँ से एक एग रिलीज होगा और यहाँ पे भाई साहब उनका फ्यूजन होगा एंड जाइगोट विल बी फॉर्म्ड। Once the zygote is formed, it will undergo divisions and it will land up in the uterus where it will get implanted, and the next 9 months the development of the zygote will take place. Once it is ready, it will be discharged through this birth canal. Are we clear on this one, people? ठीक है, this is called the human female reproductive system, ठीक है। So ovary is what? Site of production of eggs and female reproductive hormones. तो फीमेल के रिप्रोडक्टिव हॉर्मोन्स हैं, जैसे क्या क्या हैं? प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन आर द 2 फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स, और मेल में रिप्रोडक्टिव हार्मोन क्या है? टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन इज टेस्टोस्टेरॉन, फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स आर प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन, ठीक है। तो साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एग्स एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स, ये हो गया भाई साहब साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। देखो यहाँ पे ये जो स्पर्म्स है यहाँ तक ट्रैवल होंगे और ये एग्स यहाँ पे फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होगा। सो दिस इज नोन द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन वेयर द स्पर्म्स एंड द एग्स विल मीट अप एंड द जाइगोट विल बी फॉर्म्ड। सो दिस इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। कैरीज एग फ्रॉम ओवरी टू द यूट्रस, तो ये बन गया, अभी ये भाई साहब यहाँ तक आएगा, यूट्रस तक, ठीक है। हैज सीलिया ऑन द इनर सर्फेस टू पुश द oocyte टुवर्ड्स द यूट्रस। तो इसके इनर सर्फेस में ऐसे सीलिया मतलब कैसा होता है? देखो आपने बोट देखा है, बोट, तो बोट में वो जो ओर होता है जिसपे बोट को हाँकते हैं आगे निकाल के, तो वो ऐसे पुश कर रहा है ना वाटर को, ऐसे पुश कर रहा है वाटर, इसलिए बोट आगे जा रही है, ठीक है। वैसे यहाँ पे ये एग यहाँ तक आएगा कैसे? यहाँ पे सीलिया होता है, ऐसा सीलिया इसको पुश करता रहता है, इट इज एक्चुअली ढकेल देता है इसको, ठीक है, एंड गेट्स इम्प्लांटेड हियर। The moment it gets implanted here, the female is not going to have any menstrual cycle for the next 9 to 10 months. She will not have any menstrual cycle. ठीक है? So the stoppage of menstrual cycle after an intercourse is an indicator that the female is pregnant. ठीक है? There has been a zygote which has formed, and that zygote has basically implanted in the uterus region. अभी यूट्रस में जो भी पहले कलेक्ट हुआ था उस एग को रिसीव करने के लिए वो उसमें यूज्ड अप हो जाएगा। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू रहता है तो कोई इम्प्लांटेशन नहीं हुआ है, ठीक है, दैट इज एन इंडिकेशन दैट नो इम्प्लांटेशन हैज हैपेंड, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? फीमेल रिप्रोडक्टिव, एनी क्वेश्चंस यू हैव, ठीक है। देखो आप इस सब बारे में शायद मुझसे ज़्यादा जानते होंगे, ये चैप्टर भी वैसा ही है, लेकिन इसको एक पूरे प्योर साइंस की तरफ से अगर आप देखेंगे तो एक बहुत ही कमाल का प्रोसेस है, ठीक है। सिर्फ ह्यूमन रिप्रोडक्शन का प्रोसेस, आप सब, हम सब लोग इसी से बनेंगे, लेट्स एक्सेप्ट दिस, ठीक है। तो आप प्रोसेस का सोचिए किस तरीके का एक वंडरफुल प्रोसेस है दैट इज हैपनिंग लाइक दिस, ठीक है। सो स्पर्म्स का अंदर जाना और यहाँ पे भाई साहब इसका मैच्योर होना, फिर यहाँ पे इम्प्लांट होना, फिर लुक एट द एंटायर थिंग, इट इज एंटायरली बीइंग ड्रिवन बाय नेचर इटसेल्फ। हालांकि आज की तारीख में भाई साहब टेस्ट ट्यूब बेबीज आ गए हैं, लेकिन नेचर का प्रोसेस ये कमाल देखिए कि एक पूरे कैसे एक पूरे प्राणी का डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। सो फीमेल रिप्रोडक्टिव्स इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ ओवरीज। तो ओवरीज देखो इधर भी होती है इधर भी होती है, मतलब कैसा है, जो प्रोसेस आपको इधर दिख रहा है वो इधर भी हो सकता है, एनीवेज, ठीक है। सो फीमेल रिप्रोडक्टिव्स इंक्लूड्स पेयर ऑफ ओवरीज, अ पेयर ऑफ ओविडक्ट्स, ठीक है, सिंगल यूट्रस एंड अ वजाइना एंड बार्थोलिन्स ग्लैंड्स। तो ये सारे आप नाम आपको याद रखने हैं, बार्थोलिन ग्लैंड्स वगैरह जो हैं ये सारे नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है, ओके। गैमीट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस बाय मायोटिक डिवीजन। हमने कल देखा भाई साहब मायोसिस और माइटोसिस 2 प्रोसेसेस था, ठीक है। तो गैमीट फॉर्मेशन कैसे होगा भाई साहब? टेक्स प्लेस बाय मायोटिक डिवीजन इन मेल्स। तो देखिए स्पर्म प्रोडक्शन हो रहा है, दिस इज हाउ अ स्पर्म वुड लुक लाइक इनिशियली, फिर धीरे 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 इट विल डेवलप अ हेड एंड अ टेल। सो दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक, ठीक है। ये भाई साहब ये पूरा एक डेवलप्ड स्पर्म का स्ट्रक्चर है, दिस इज बेसिकली अ डेवलप्ड स्पर्म स्ट्रक्चर। इट टेक्स प्लेस इन द टेस्टिस। So testis is basically the site of sperm production. Testis is located in the scrotum. Why? Because testis will be able to produce sperms only
if the body temperature is the scrotum temperature needs to be a little lesser than the body temperature, तभी जाकर effectively sperms produce हो पाएंगे, ठीक है. Takes place in the testis. Sperms complete the meiotic division before leaving the male reproductive tract. तो before leaving पूरा meiotic division हो चुका है, they develop, ठीक है, male reproductive tract. इन फीमेल्स में क्या हो रहा है भाई साहब, वन मैच्योर oocyte इज रिलीज फ्रॉम द ओवरी एवरी मंथ, ठीक है. हर महीने में जैसे ही वो प्यूबर्टी का एज करते हैं तो देखो कैसा होता है, आपके पास कुछ पैसे हैं, वो बैंक में हैं, आप कुछ कमा नहीं रहे, उन पैसों से आप चला रहे हैं, तो एक दिन क्या होगा, पैसा खत्म हो जाएगा. फीमेल्स में भी ऐसा ही होता है, ठीक है. फीमेल्स में कैसा हो रहा है, उनको oocytes पहले से ही बचपन से मिली हुई हैं, ठीक है, दे आर देयर, बचपन से मिली हुई हैं. अभी जैसे ही वो प्यूबर्टी का एज अटेन करती हैं तो एक एग रिलीज हो रहा है, तो सारे oocytes नहीं होंगे, जितना मिला रहेगा उतना नहीं रहेगा, ठीक है, कुछ रह जाएंगे. तो आप सोच लीजिए एक फीमेल का प्यूबर्टी का एज अप्रॉक्सीमेटली कितना होगा, 13-15 होगा, ठीक है. 13-15 से हर महीने उनका एक एग रिलीज होगा, तो आप समझ लीजिए ये प्रोसेस चलता रहेगा अंटिल शी अटेन्स एज ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 45 ईयर्स. 45 ईयर्स के बाद उनके पास और कोई एग्स बचेंगे नहीं. सो दैट विल बी अ स्टेज ऑफ मेनोपॉज. जस्ट एज देर इज अ स्टेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन, देर इज अ स्टेज ऑफ मेनोपॉज. सो फ्रॉम 15 to 45 ईयर्स अप्रॉक्सीमेटली दैट्स द बैंडविड्थ. 30 ईयर्स का बैंडविड्थ है रिप्रोडक्शन का, ठीक है. मेल्स में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मेल्स में स्पर्म्स 90 ईयर्स में भी प्रोड्यूस हो सकते हैं, ठीक है. फीमेल्स में आफ्टर 45 ईयर्स देर इज नो oocyte प्रोडक्शन, ठीक है. तो फीमेल्स का 15 ईयर्स से लेकर 45 ईयर्स जो भी oocytes अभी बचे हैं, तो इस दौरान वो पूरे यूज अप हो जाएंगे और फिर बंद हो जाएगा, तो oocyte प्रोडक्शन विल स्टॉप. सो फीमेल्स इफ दे हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स इवन आफ्टर 45 देयर विल बी नो चाइल्ड दैट विल बी बोर्न. जनरली 45 इज द एज, ठीक है. ऐसा हम बोल नहीं सकते कि 45 हो गया तो बस मेनोपॉज हो जाएगा. डिफरेंट फीमेल्स विल हैव डिफरेंट हेयर, किसी का अर्ली हो सकता है, किसी का थोड़ा लेट हो सकता है, बट दैट इज हाउ इट इज. तो menstruation and menopause. Menstruation is an indication that eggs are still getting produced and the female is still eligible for reproduction, and menopause is basically a stage when the egg production will stop, ठीक है. So now the female will not be able to bear a child. Oocytes complete the meiotic. अच्छा, bear a child मतलब ऐसा नहीं होता है कि भाई साहब 45 ईयर्स के बाद ही ऐसी परिस्थिति आएगी. हो सकता है ड्यू टू सम abnormalities a female is not able to bear a child, और ये abnormalities अलग अलग होती हैं, ठीक है. कहीं पे यूट्रस पे लैंडिंग नहीं हो पा रही है, या अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, या कहीं पे एग प्रोडक्शन ठीक से नहीं हो पा रहा है. सो oocytes कंप्लीट द meiotic डिवीजन ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन इन द ओविडक्ट आफ्टर ओव्यूलेशन, ठीक है. वन मैच्योर oocyte इज रिलीज फ्रॉम द ओवरी एवरी मंथ. इफ दिस oocyte इज फर्टिलाइज्ड देन द फीमेल विल गेट प्रेग्नेंट and the development of the individual will start in the uterus. Clear? If this egg is not fertilized, then it will be discharged through the menstrual discharge which happens every month. ठीक है? Okay. Any questions so far? Any questions are people are? Menopause, so as I said, the time in women's life approximately 45 to 50 years of age में, ठीक है, that marks the stoppage of menstrual cycle because of complete cease or irregularity in the secretion of reproductive hormones. अभी भाई साहब अभी बच्चे नहीं होंगे, ठीक है. So now the female will not be reproductive. The reproductive cycle of the female has stopped, ठीक है. So that is called a menopause. Pause मतलब क्या होता है भाई साहब, stop, ठीक है. So that will be stop. Okay. So fertilization internal fertilization है. Humans में किस टाइप का fertilization है भाई साहब, internal. फ्रॉग्स में किस टाइप का फर्टिलाइजेशन है, एक्सटर्नल. समझ लो इस चीज़ को. फ्रॉग्स में क्या होता है, फ्रॉग्स बेसिकली आर एम्फीबियंस. तो ये फ्रॉग्स जो है तो वाटर में स्पर्म्स रिलीज करते हैं, और जो मादा फ्रॉग होती है, जो वुमेन फ्रॉग होती है, वो भाई साहब एग्स रिलीज करती है. तो ये स्पर्म्स और एग्स का फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में होता है, ठीक है. ये गुच्छा रहता है एग्स का और ये स्पर्म्स, तो ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है. बॉडी के अंदर नहीं हो रहा है फर्टिलाइजेशन, ठीक है. सो दैट इज हाउ इट हैपन्स, और उस पर टैडपोल्स बनते हैं. हमारे ह्यूमन बींग्स में फर्टिलाइजेशन क्या है, इंटरनल है. मतलब फीमेल बॉडी के अंदर एग्स का फर्टिलाइजेशन हो रहा है बाय स्पर्म्स, एंड दैट इज बेसिकली दैट्स द रीजन इट इज नोन एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है. सीमेन कैरिंग स्पर्म्स इज इजैकुलेटेड इनटू द वेजाइना ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स. सीमेन बेसिकली स्पर्म्स हैं, ठीक है. दिस सीमेन फ्रॉम द मेल is ejaculated into the vagina. Now millions of sperm travel along the vagina
टू द यूट्रस टू द ओविडक्ट। अभी एक बात बताओ, प्रोसेस यही है कि एक एग एक स्पर्म से फर्टिलाइज होता है। एक एग, जो फीमेल में एक ही एग रिलीज होता है और एक स्पर्म फर्टिलाइज करता है। तो मिलियंस ऑफ स्पर्म्स क्यों रिलीज हो रहे हैं? यस, क्यों? वाह 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 बेटा वाह, सब ज्ञान है आपको। ओके, आपके बॉडी में भाई साहब कभी भी कोई भी फॉरेन चीज आएगी, कोई भी, चाहे वो आपके बॉडी के लिए बेनिफिशियल हो चाहे ना हो, जैसे ही कोई फॉरेन एंट्री होगा आपके जो फाइटिंग मैकेनिज्म है वो उसके अगेंस्ट जाएंगे। तो ये जो मिलियंस ऑफ स्पर्म्स होते हैं ये इसलिए रिलीज होते हैं क्योंकि इनमें से कोई इक्का दुक्का ही वो पूरी जर्नी को कंप्लीट कर पाएगा, उसके पहले सब मर जाएंगे। एवरीवन इज गोइंग टू डाई, ठीक है, एवरीवन इज गोइंग टू डाई। तो एक एग को फर्टिलाइज करने के लिए एक स्पर्म की ही जरूरत पड़ती है, लेकिन मिलियंस ऑफ स्पर्म्स इसलिए मैन्युफैक्चर होते हैं क्योंकि जैसे ही वो स्पर्म्स फीमेल बॉडी में जाते हैं दे आर कंसिडर्ड एज फॉरेन एलिमेंट्स and the body mechanism will fight against it as natural mechanism, because of which almost all the sperms except one will die। ठीक है, तो बहुत कम ही स्पर्म्स वहां तक पहुंच पाएंगे। मिलियंस ऑफ स्पर्म्स ट्रैवल अलोंग द वजाइना थ्रू द यूट्रस ऑल द वे अप टू द ओविडक्ट। ठीक है, ओनली वन स्पर्म पेनिट्रेट्स द एग, एक ही स्पर्म जो है एक एग को पेनिट्रेट कर पाएगा। तो और उसके बाद क्या होगा भाई साहब? फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। क्या हो गया? सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस। ठीक है, ये एक बहुत ही विवादित और बहुचर्चित विषय है। ठीक है, जस्ट मैं आपको बता दूं कि ऐसे हमारे कंट्री में सेक्स को जानना, एक अनबॉर्न बेबी के सेक्स को जानना जुर्म है, जानने की कोशिश करना भी, क्योंकि हम ऐसे मानसिकता के लोग हैं। ठीक है, देयर हैज़ बीन मेनी केसेस ऑफ फीमेल इन्फेटिसाइड विच हैज़ हैपेंड, विच मीन्स दैट भ्रूण हत्या जिसको हम बोलते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारे वंश को चलाने के लिए लड़के की ही ज़रूरत पड़ती है, लड़की की नहीं। ठीक है, तो हमको लड़का ही चाहिए और इसी चक्कर में अल्ट्रासोनोग्राफी से लोग सेक्स डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। हो गया सेक्स डिटर्मिनेशन तो माँ के पेट में ही बच्चे को मारने का प्रोसेस भी इनिशिएट कर देते हैं, जिसको हम भ्रूण हत्या बोलते हैं, फीमेल इन्फेटिसाइड। आप देखेंगे बहुत सारे स्टेट्स का सेक्स रेशियो बहुत बुरी तरीके से बिगड़ा हुआ है। ठीक है, हमारे पूरे इंडिया में ही सेक्स रेशियो बहुत बुरी तरीके से बिगड़ा हुआ है। अभी थोड़ा थोड़ा सुधर रहा है, लेकिन पहले से हमारी मानसिकता ऐसी रही है। ठीक है, अगर आप दूसरे कंट्रीज़ में जाएंगे, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे अमेरिका में अगर आप एक कोई प्रेग्नेंट लेडी है, इफ़ शी गेट्स हर सेल्फ अल्ट्रासोनोग्राफी अगर उसकी होती है, होनी चाहिए, ठीक है, तो डॉक्टर सामने से बच्चे का सेक्स बता देते हैं, क्योंकि वहाँ पे माना ही नहीं जाता ना, ऐसा कुछ होता ही नहीं है वहाँ पे। ये लॉ सिर्फ हमारे लिए एप्लीकेबल है क्योंकि हम ऐसे मानसिकता के हैं। ठीक है, वहाँ पे ऐसा नहीं होता है। ठीक है, सो दैट्स हाउ थिंग्स आर। खैर, तो यहाँ पे देखो सेक्स डिटर्मिनेशन कैसा होता है। हमारे पास 23 क्रोमोसोम्स हैं, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। तो टोटल क्रोमोसोम्स कितने हो गए? 46। अभी ये 23 क्रोमोसोम्स में क्या क्या है भाई साहब? आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आपके आंखों का कलर, आपके स्किन का कलर, आपके ब्लड ग्रुप, आपका बोन डेंसिटी, तमाम चीज़ें हैं। ठीक है, इससे आप बने हुए हैं। ठीक है, और एक होता है आपका सेक्स क्रोमोसोम, जो डिफाइन करता है कि आप मेल हैं या फीमेल हैं। ठीक है, सो वी हैव 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स विच आर ऑटोसोम्स एंड वन इज बेसिकली सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, ओके। अभी अगर XX होता है 22 प्लस XX, समझ में आ रहा है? 22 क्रोमोसोम्स प्लस XX क्रोमोसोम, 22 पेयर्स है, मतलब ये 46 क्रोमोसोम्स हैं। इसमें आपके बॉडी की तमाम चीज़ें आ गई। ठीक है, और XX मतलब हो गया फीमेल। ठीक है, 22 क्रोमोसोम्स प्लस XY मतलब ये हो गया मेल। क्लियर क्लियर क्लियर? ठीक है, ओके। तो अभी आप देखो यहाँ पे ये मेल है, मेल मतलब स्पर्म्स, तो 22 प्लस X और 22 प्लस Y दोनों हो सकता है। यहाँ पे क्या है भाई साहब? oocytes हैं, तो 22 प्लस XX होगा। 2 बार X लिख के फायदा नहीं, एक ही X होगा, तो 22 प्लस X ही बन सकता है यहाँ पे। ठीक है, आर वी क्लियर? 22 प्लस X का अगर 22 प्लस X के साथ कंबाइन हो गया तो क्या हो जाएगा? ये 44 प्लस XX। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो गर्ल चाइल्ड हो गया। 22 प्लस X, क्योंकि फीमेल से सिर्फ X ही आ सकता है, तो 22 प्लस X और 22 प्लस Y के साथ कंबाइन हो गया तो क्या हो गया? 44 प्लस XY, दिस विल बी अ बॉय चाइल्ड। सो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ गर्ल और अ बॉय चाइल्ड? मेल, है ना? और हमारे समाज में प्रथा क्या है? अरे तुम फीमेल की वजह से हमारे, तुमको तो लड़की हो रही है, लड़का हो ही नहीं रहा है, तुम्हारे में ही दोष है। हो ही नहीं सकता भाई, उसके पास तो 22 प्लस XX ही है। देयर इज नो स्कोप ऑफ वेरिएशन इन फीमेल्स, शी ओनली हैज 22 प्लस XX।
ठीक है। 22 प्लस एक्स या 22 प्लस वाई ये मेल्स के स्पर्म्स में ही होता है, और यहाँ पे अगर एक्स वाई का कॉम्बिनेशन बन गया, ये वाई कहाँ से आ रहा है, मेल से, और ये एक्स कहाँ से आ रहा है, फीमेल से, तो ये लड़का हुआ। ये 44 प्लस एक्स एक्स, एक एक्स आया भाई साहब मेल से और एक एक्स आया फीमेल से, तो ये भाई साहब लड़की हो गई। सो इन दैट केस द रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं बोल सकते, नेचुरल प्रोसेस है भाई साहब, थोड़ी ना हम सिलेक्ट करके डाल रहे हैं, ठीक है। तो नेचुरल प्रोसेस है ये। सो अगर हम नेचुरल प्रोसेस से देखे जाए तो द रिजल्ट ऑफ अ बॉय और अ गर्ल चाइल्ड लाइज प्योरली ऑन द मेल। क्लियर? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? एक मिनट।